and today we are going to study the topic vibration absorber in mechanical vibration under the chapter 2 डिग्री फ्रीडम सिस्टम। देखिए वाइब्रेशन एब्जॉर्बर एक जो है हमारा वाइब्रेशन कंट्रोल का एक तरह से देखा जाए तो पार्ट है। वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के बहुत सारे वे होते हैं जिसमें से हमारा एक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर भी है। अब वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को हम ब्रॉडली 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं। एक होता है हमारा पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, दिस वन, एंड सेकंड वन इज द एक्टिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। देखिए पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इज अवर कन्वेंशनल और वी कैन से द मैकेनिकल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। इन दिस टाइप ऑफ एब्जॉर्बर देयर जनरली व्हाट हैपेंस कि एक हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम होता है, इसको हम क्या है एक सिस्टम से अटैच कर देते हैं जिसकी हमने वाइब्रेशन को कंट्रोल करना है। और दूसरा हमारा एक पेंडुलम टाइप भी हो सकता है कि एक पेंडुलम है, इसको हम उस डिवाइस से अटैच कर देंगे या उस सिस्टम से अटैच कर देंगे जिसकी वाइब्रेशन को हमें कंट्रोल करना है। इसमें हम डैम्पर भी लगा सकते हैं, मतलब एक डैम्पिंग एलिमेंट भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से एक स्प्रिंग मास डैम्पर सिस्टम या पेंडुलम सिस्टम या कोई भी हमारा सिस्टम जिसमें मास हो, स्टिफनेस हो, डैम्पिंग हो, उसको अगर हम किसी भी डिवाइस से अटैच करते हैं जिस डिवाइस की वाइब्रेशन को हमें कंट्रोल करना है या जिस मशीन की वाइब्रेशन को हमें कंट्रोल करना है, ठीक है, तो उस टाइप के जो हमारे ये एब्जॉर्बिंग एलिमेंट्स हैं इनको हम बोलते हैं पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। क्लियर। और पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर जो है हमारे कांस्टेंट स्पीड के लिए वर्क करते हैं। किसके लिए? कांस्टेंट स्पीड मशीन। जो मशीन्स हमारी कांस्टेंट स्पीड पे वर्क कर रही है जनरली हम पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स को वहाँ यूज़ करते हैं। जैसे रेसिप्रोकेटिंग मशीन, अब वो हमारी कांस्टेंट स्पीड पे वर्क कर रही है कि हमारा एक पर्टिकुलर स्पीड की एक रेंज है, उस रेंज में उसने वर्क करना है, तो इसलिए हम पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्ब कर रहे हैं। अब एक्टिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर क्या है? ये हमारा वेरिएबल स्पीड रेंज के लिए जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। वेरिएबल मीन्स कि एक बार 100 आरपीएम पे भी हम उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं, 1000 आरपीएम पे भी उस मशीन को यूज़ कर सकते हैं, 5000 आरपीएम पे भी उस मशीन को यूज़ करते हैं। तो अगर अलग अलग स्पीड है तो उसके लिए हम पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर एक पर्टिकुलर स्पीड रेंज के लिए ही डिज़ाइन किया जाता है। अगर उस स्पीड रेंज से कम या ज़्यादा स्पीड हुई तो उसके लिए पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की इफेक्टिवनेस कम हो जाती है। तो उस केस के लिए फिर हम एक्टिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर पे आते हैं। एक्टिव वाइब्रेशन में कुछ नहीं होता, जैसे सपोज हमारा ये मशीन है, इसके अंदर हमने एब्जॉर्बर फिट किया हुआ है। क्लियर। इससे हमें आउटपुट जो मिल रहा है वो हमारा वाइब्रेशन सिग्नल है, वाइब्रेशन सिग्नल आया। इसके हमने इसको सेंसर ने क्या किया, सेंस किया और इसको जो है उसने दोबारा से इस कंट्रोलिंग मीडियम के थ्रू इस मशीन में दोबारा से सिग्नल को भेजा। अब ये कंट्रोलिंग मीडियम क्या करता है, ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल को क्या करता है, वेरी करता है, कम ज़्यादा करता है। अब जैसे पैसिव एक्टिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में क्या होता है, जैसे एक्टिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स हमारे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स पे वर्क करते हैं। अगर इलेक्ट्रिकल सपोज इस मशीन से वाइब्रेशन हुई, एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है। क्लियर। तो जब इसका एम्पलीट्यूड ज़्यादा है तो हमने यहाँ से सेंसर ने सेंस किया कि एम्पलीट्यूड ज़्यादा आ रहा है, तो उसने इस कंट्रोलर को दिया। कंट्रोलर ने क्या किया, उसके हिसाब से इलेक्ट्रिकल सिग्नल को इंक्रीज़ कर दिया। जब इलेक्ट्रिकल सिग्नल इंक्रीज़ हुआ तो उसने उस सिग्नल को एब्जॉर्बर में भेजा। एब्जॉर्बर क्या करेगा, उस सिग्नल के अकॉर्डिंग अपनी डैम्पिंग को इंक्रीज़ कर देगा। जब वो डैम्पिंग इंक्रीज़ हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारा फर्दर जो है ये इसका सिग्नल जो बाद में वीक हो जाएंगे और ये हमारे वाइब्रेशन कम हो जाएगी। क्लियर। तो ये हमारे एक्टिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर है जो हमारे क्लोज लूप सिस्टम पे वर्क करते हैं। और पैसिव वाइब्रेशन हमारे मैकेनिकल डिवाइसेस पे वर्क करते हैं, जनरली ओपन लूप होते हैं। ठीक है, ये तो होगा हमारे वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, उसकी ये क्या है जनरली ब्रॉडली क्लासिफिकेशन है। नाउ द एप्लीकेशंस ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। क्लियर। देखिए वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की अगर हम एप्लीकेशन कहते हैं, वाइब्रेशन ट्रांसमिशन केबल्स में वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए काम करते हैं। देखिए ट्रांसमिशन केबल्स क्या है, जो हमारी हाई पावर टेंशन लाइन जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कैरी करती है। क्लियर। अब ये ट्रांसमिशन लाइन है, ये अभी हमारी ट्रांसमिशन लाइन के सपोज विंड की स्पीड ज़्यादा है, उस विंड की स्पीड में क्या होगा, हमारी ट्रांसमिशन लाइन ब्रेक कर सकती है, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा लॉसेस हो सकते हैं। तो उनको उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमारी ट्रांसमिशन लाइन वाइब्रेट ना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मासेस अटैच कर देते हैं। एक मास ये, एक मास ये, इस मीडियम के थ्रू, इस मीडियम के थ्रू हमने यहाँ क्या किया, 2 मासेस अटैच कर दिए, ये 2 मासेस। क्लियर। अब इन 2 मासेस का काम क्या है, ये एज ए एब्जॉर्बर वर्क कर रहे हैं जो इस ट्रांसमिशन लाइन की एब्जॉर्बर को कंट्रोल कर लेते हैं, ट्रांसमिशन लाइन की वाइब्रेशन को कंट्रोल कर लेते हैं। क्लियर। और सिमिलरली हम आगे देखे थे वाइब्रेशन कंट्रोल ऑफ सिविल स्ट्रक्चर। वाइब्रेशन कंट्रोल ऑफ सिविल स्ट्रक्चर मैं आप लोगों से कहना चाहूँगा कि आप एक वीडियो ज़रूर देखिएगा। ये आप नेट पे सर्च कीजिएगा, ताइपी 101,
क्लियर। ये ताइवान की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग की सबसे ज़्यादा खासियत क्या है कि इसमें सपोज ये वो बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी, काफ़ी बड़ी बिल्डिंग है, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के टॉप पे यहाँ पर एक पेंडुलम लगा हुआ है। ये है वो पेंडुलम, इस इमेज में अगर आप देखें ये वो पेंडुलम है जो यहाँ टॉप पे लगा है। अब सपोज़ कि अर्थक्वेक आया या फिर जो भी विंड की स्पीड आई, ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से इस डायरेक्शन, ट्रांसफर डायरेक्शन में ही हमारी बिल्डिंग ऐसे ऐसे वाइब्रेट होती है, ऐसे ऐसे। अब जब ये हमारी ऐसे ऐसे वाइब्रेट हो रही है तो उसकी वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए पेंडुलम लगा है, ताकि हमारी ये बिल्डिंग हमारी स्टेट खड़ी रहे, स्टेट पोजीशन में रहे, बस ये हमारा पेंडुलम वाइब्रेट करे। और पेंडुलम के आसपास स्पेस होता है जिससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता बिल्डिंग पे। क्लियर। तो ये पेंडुलम इसलिए यहाँ पे लगाया गया है जो इस बिल्डिंग की स्ट्रक्चर की वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब कर ले रहा है। तो ये हमारा क्या है, वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। इसी तरह से वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हमारे बहुत सारी जगह पे यूज़ होते हैं। वाइब्रेशन एब्जॉर्बर मीन्स कि हमारे कोई डिवाइस होता है जो एक वाइब्रेशन को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज़ कर लेते हैं। क्रैंकशाफ्ट की वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, शिप के रोलिंग मोशन को वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, एयरक्राफ्ट के जो केबिन में नॉइस ना हो, जो नॉइज़ जनरेट होती है उस नॉइज़ को एब्जॉर्ब करने के लिए वाइब्रेशन एब्जॉर्बर यूज़ करते हैं। रोटेटिंग एंड रेसिप्रोकेटिंग मशीन में वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, कटिंग टूल्स में जो चैटर्स होते हैं उसकी वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम वाइब्रेशन एब्जॉर्बर्स को यूज़ करते हैं। तो वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के बहुत सारे एप्लीकेशंस हैं। तो ये उनमें से कुछ टाइप्स, कुछ मैंने यहाँ पे इनलिस्ट किए हुए हैं। अब देखिए पैसिव वाइब्रेशंस एब्जॉर्बर जो है हमारे काफ़ी सारे टाइप के हैं। जैसे हमारा है कि अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, सेंट्रीफ्यूगल पेंडुलम एब्जॉर्बर, लैनचेस्टर एब्जॉर्बर, टॉर्शनल पेंडुलम एब्जॉर्बर या टॉर्शनल अनडैम्प्ड टॉर्शनल वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। इस तरह से हमारे काफ़ी सारे पैसिव वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के टाइप्स हैं। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, जो हम इस आज के लेक्चर में डिस्कस करने जा रहे हैं। अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, इसको हम फ्रेम वाइब्रेशन एब्जॉर्बर भी बोलते हैं, क्योंकि फ्रेम एक साइंटिस्ट है जिन्होंने इस वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को क्या किया था, डिस्कवर किया था। तो इसलिए उनके नेम पे है ये। ट्यून वाइब्रेशन एब्जॉर्बर बोलते हैं, उसका एक स्पेसिफिक रीजन है जिसको हम अभी बाद में डिस्कस करेंगे कि इसको ट्यून क्यों बोलते हैं। क्लियर। अब सपोज देखिए मैंने यहाँ पे दो फिगर दी हुई है, एक ये फिगर 1 है, एक ये 2 है। ये फिगर 1 जो है बिफोर एब्जॉर्बर अप्लाई करने से है, और ये सेकेंड है जब हमने ये एक स्प्रिंग और एक मास सिस्टम इसमें लगा दिया है तब की ये हमारी क्या है, तब सेकेंड फिगर है। तो हम देखते हैं कि जब हमारा एब्जॉर्बर नहीं लगा है, स्प्रिंग मास सिस्टम नहीं लगा है, उस केस में सपोज ये रोटेटिंग एलिमेंट है जिसमें अनबैलेंसिंग के कारण इतना ज़्यादा वाइब्रेशन हो रहा है। ये देखिए, ये इतना हाई एम्पलीट्यूड पे वाइब्रेशन हो रहा है। क्लियर। अब हमने क्या किया, इस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हमने एक स्प्रिंग मास सिस्टम यहाँ पे अटैच कर दिया, ये स्प्रिंग K2 मास M2। जब हमने इसमें इसे इंस्टॉल किया तो हम देखते हैं क्या है कि इसकी वाइब्रेशन देखिए कितनी कम हो गई। ये इसका एम्पलीट्यूड बहुत कम हो गया X1 का। और जब इसका एम्पलीट्यूड इतना कम हो गया, इट मीन्स कि इसकी वाइब्रेशन, इस मशीन की वाइब्रेशन काफ़ी कम हो गई। अब जब इसकी कम होगी, बट यहाँ पे जो एब्जॉर्बर है इसकी थोड़ी बहुत वाइब्रेशन आ जाएगी, तो उस मशीन की वाइब्रेशन तो कम हो गई, जिससे हमने अपना बेनिफिशियल पार्ट लेना है। अब इसकी वाइब्रेशन हो रही है, इससे हमारे सिस्टम पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। क्लियर। तो हम देखते हैं कि अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर में हम एक स्प्रिंग मास सिस्टम को अटैच करते हैं। तो अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर क्या है, एक स्प्रिंग मास सिस्टम। अनडैम्प्ड का मतलब ये है कि उसमें डैम्पर नहीं है। क्लियर। तो स्प्रिंग मास सिस्टम हमने इसमें अटैच कर दिया एक्सटर्नल। क्लियर। तो इस स्प्रिंग मास सिस्टम को ही हम एब्जॉर्बर बोल रहे हैं। ये जो हमारा स्प्रिंग मास सिस्टम है इसको हम क्या बोल रहे हैं, एब्जॉर्बर। अब देखिए ये हमारा एक प्राइमरी सिस्टम है, प्राइमरी और मेन सिस्टम इसको हम बोल रहे हैं, जो 1 डिग्री फ्रीडम में है। एक मास है M1, ये एक स्प्रिंग K1 से अटैच है, और इसमें जो है फोर्स लग रही है F0 sin ओमेगा t, जिसके कारण डिस्प्लेसमेंट X1 हो रहा है। इसको हमने अपना ये वाला सिस्टम कंसिडर किया है, ये फिगर 1। अब हमारे पास एक अलग से स्प्रिंग मास सिस्टम है जिसका स्टिफनेस है K2, मास है M2। इसको हम बोल रहे हैं ऑक्सिलरी और वाइब्रेशन एब्जॉर्बर हैविंग 1 डिग्री फ्रीडम। अब मैंने क्या किया, इस एब्जॉर्बर को इस मेन सिस्टम के साथ जब अटैच किया तो मेरे पास ये सिस्टम आ गया, K1 M1 X1 F0 K2 M2। जब मैंने इस एब्जॉर्बर को इसके साथ अटैच किया तो इसकी डिस्प्लेसमेंट X2 आ गई। क्लियर। तो इसको हम बोल देते हैं वाइब्रेशन एब्जॉर्बर अटैच टू द मेन सिस्टम बिकम्स 2 डिग्री। अब ये सिस्टम हमारा 2 डिग्री फ्रीडम बन गया है। अब इस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम की हम एनालिसिस करेंगे। क्लियर। और एनालिसिस करके हम फर्दर देखेंगे कि हमारे क्या क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं। तो पहले हम देखते हैं कि प्रिंसिपल क्या है, इस अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का मेन प्रिंसिपल क्या है। देखिए ये जनरली क्या है, एक रेजोनेंस कंडीशन पे वर्क करता है कि अगर सपोज़ ये मेरी मशीन है,
मशीन है, मशीन हमारी रोटेट कर रही है ओमेगा फ्रीक्वेंसी से, और मशीन की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा n1। अब जब हमारा ओमेगा n1 के इक्वल होगा तो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा होगी। ठीक है, ये हो गई। ठीक है, अब इस वाइब्रेशन को, इसका जो ये एम्पलीट्यूड है, सपोज ये x1 है, इस x1 को मुझे क्या करना है, जीरो करना है। और इसको जीरो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक अलग से स्प्रिंग मास सिस्टम इसमें अटैच कर देता हूँ K2M2, क्लियर, जिसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ओमेगा n2, क्या होगी वो, K2/M2, और ओमेगा n1 क्या था हमारे पास, K1/M1, क्लियर। जब मैंने इस स्प्रिंग मास सिस्टम को इसके साथ अटैच करना है और इस स्प्रिंग मास सिस्टम में K2M2 को इस हिसाब से डिज़ाइन करना है कि ये जो हमारा सिस्टम की जो एम्पलीट्यूड रेजोनेंस पे आ रहा था उसको जीरो कर देना है। अभी तो मैक्सिमम आ रहा था, इसको हमें जीरो करना है। तो उसके लिए क्या था, इसको जीरो करने के लिए क्या करते हैं हम, ओमेगा n2 को ओमेगा के इक्वल करते हैं। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि ओमेगा हमारा ओमेगा n2 के इक्वल होगा, तभी हमारा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर इफेक्टिव होगा। अगर ओमेगा n2 हमारा मतलब कि एब्जॉर्बर की फ्रीक्वेंसी अप्लाइड फोर्स की फ्रीक्वेंसी के इक्वल नहीं होगी तो एब्जॉर्बर इफेक्टिव नहीं होगा। ये प्रैक्टिकली स्टडी करके देखा गया है, क्लियर, ठीक। और हम इसको थोड़ा अभी मैथमेटिकल जब डेरिवेशन करेंगे तो उस केस में भी देख लेंगे कि जब ओमेगा n2 के इक्वल होता है तो हमारा एम्पलीट्यूड जो मेन सिस्टम का वो जीरो हो जाता है। ठीक, तो हम यहाँ देख लेते हैं प्रिंसिपल एट रेजोनेंस ओमेगा इक्वल टू ओमेगा n1। इन दिस केस एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन इज वेरी हाई, and to reduce this vibration to zero the spring mass of this system attached to the main system which reduce the amplitude of main system to zero if omega n2 equal to omega, क्लियर। अगर ओमेगा n2 के इक्वल होगा तभी हमारा मेन सिस्टम का एम्पलीट्यूड जो वाइब्रेशन एम्पलीट्यूड जीरो होगा। ये तो हमारा प्रिंसिपल। नाउ वी विल डिस्कस ट्यून एब्जॉर्बर। देखिए ट्यून एब्जॉर्बर क्या है, जैसे कि हमने डिस्कस किया कि जब ओमेगा n1 के इक्वल होता है तो रेजोनेंट कंडीशन हो जाती है और उस केस में एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा हो जाती है, और एब्जॉर्बर को इफेक्टिव बनाने के लिए ओमेगा n2 ओमेगा के इक्वल होता है। तो अगर हम इसको कोरिलेट करें तो हम देखते हैं कि ओमेगा n1 हमारा ओमेगा n2 के इक्वल आ रहा है, क्लियर। तो जब हमारा ओमेगा n1 ओमेगा n2 के इक्वल होता है तो जब ये कंडीशन आ जाती है तब उस टाइम पे एब्जॉर्बर को हम बोलते हैं ट्यून एब्जॉर्बर। तो ट्यून एब्जॉर्बर का मीन्स क्या होता है, ओमेगा n1 इक्वल टू ओमेगा n2। तो ओमेगा n1 जब ओमेगा n2 के इक्वल हो गया तो हमारा जो एब्जॉर्बर है वो ट्यून एब्जॉर्बर बन गया। अब हमारी डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की एक क्या है, लिमिटेशन है, और वो लिमिटेशन क्या है कि जैसे हमने बताया कि हमारा ओमेगा n2 ओमेगा पे डिज़ाइन होना चाहिए कि ओमेगा n2 ओमेगा के इक्वल होना चाहिए तभी वो इफेक्टिव होता है। ये ओमेगा क्या है, हमारी मशीन की स्पीड है। ये ओमेगा क्या है, हमारी मशीन की स्पीड है। इट मीन्स कि मशीन की स्पीड अगर फिक्स होगी तभी तो हम इसको डिज़ाइन कर पाएंगे ओमेगा n2 को, तभी तो हम उस एब्जॉर्बर को डिज़ाइन कर पाएंगे। तो हमारे डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर का क्या है, एक डिमेरिट है कि ये कांस्टेंट स्पीड मशीन के लिए ही इफेक्टिव है। अगर उस स्पीड को हम वेरी करते हैं, ज़्यादा स्लाइटली वेरी करेंगे तो ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बट अगर हम काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन करते हैं तो हमारी एब्जॉर्बर की इफेक्टिवनेस भी काफ़ी कम हो जाती है। ठीक है, अब हम आ जाते हैं इसके मैथमेटिकल पार्ट पे। अब जो हमारा मेन विद एब्जॉर्बर सिस्टम क्या डिज़ाइन होकर आया था कि हमारा ये M1 है, K1 है, इस पर फोर्स लग रही है F0 sin ओमेगा t, जिसके कारण इसका डिस्प्लेसमेंट x1 हुआ, और इसको हमने क्या किया, एक इस पर हमने एक एब्जॉर्बर लगा दिया K2M2 और इसका डिस्प्लेसमेंट आ गया x2। हमने x1 को मिनिमाइज़ करने के लिए ही ये एब्जॉर्बर K2M2 लगाया है, क्लियर। तो इस पार्ट को हम बोलते हैं, ये इस K2M2 को हम बोलते हैं एब्जॉर्बर या ऑक्सिलरी सिस्टम, और इसको हम इस सिस्टम को हम बोल देते हैं मेन सिस्टम। ये है हमारा मेन, ये है हमारा ऑक्सिलरी सिस्टम, क्लियर। अब हम इसकी अगर उस पर देखें कि इसकी क्या है इक्वेशन ऑफ मोशन क्या आएगी। देखिए हम इक्वेशन फर्स्ट के देखें इस सिस्टम के लिए M1 के लिए, तो हमारी इक्वेशन आती है M1 x1 डबल डॉट प्लस K1 x1 प्लस K2 x1 माइनस x2 इक्वल टू 0, क्लियर। और अब हम सेकंड के केस में देखें तो सेकंड आती है हमारी M2 x2 डबल डॉट, इसके साथ एक ही स्प्रिंग अटैच है K2, तो K2 और
x2 माइनस x1। जिसको ये इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने नहीं आती तो वो मेरे इस 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम का फर्स्ट लेक्चर देखें, जहाँ पे आपको क्लियर हो जाएगा कि इसकी इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे बनाते हैं। अब ये इक्वेशन ऑफ मोशन बन गई। अब इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के बाद हम क्या करते थे? इक्वेशन ऑफ मोशन बनाने के बाद हम करते थे कि लेट x1 इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी। ओमेगा मतलब कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी मान के चल रहे हैं कि दोनों जो मासेस हैं वो कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट हो रहे हैं, जिसको हम बोल देते हैं प्रिंसिपल मोड्स के केस में x2 इक्वल टू a2 साइन ओमेगा टी। अब हम x1 x2 की वैल्यू इस दोनों इक्वेशन में पुट करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में पुट करते हैं। पुट करने के बाद ये हमारे पास इक्वेशन आ जाती है, आप लोग सोल्व कीजिएगा, k1 प्लस k2 माइनस m1 ओमेगा स्क्वायर a1 माइनस k2 a2 इक्वल टू f0। ये हमारी आएगी थर्ड इक्वेशन जो हमारी फर्स्ट से आई है, और नेक्स्ट वाली इक्वेशन हमारी सेकंड इक्वेशन से आएगी, माइनस में k2 a1 प्लस k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर a2 इक्वल टू 0। ये मेरी फोर्थ इक्वेशन। तो थर्ड मेरी जो है फर्स्ट से आई है और फोर्थ मेरी सेकंड इक्वेशन से आई है। थर्ड और फोर्थ 2 इक्वेशन है जिसमें 2 अननोन हैं, a1 a2 a1 a2। बाकी k1 k2 m1 ओमेगा सब हमें दिया होगा, क्लियर, f0 हमें दिया होगा। तो a1 और a2 को हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो इस 2 इक्वेशन 2 अननोन, इसको सोल्व करते हैं। सोल्व करने के बाद हमारे पास a1 आता है, क्लियर, तो k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर f0 बाई बीटा, और a2 मेरे पास आ जाता है, ये मेरे पास आ गया a1 और a2। यहाँ पर बीटा क्या है? बीटा हमारा एक क्वांटिटी है जो दोनों डिनोमिनेटर में सेम था, तो हमने उसको बीटा के टर्म में लिख दिया, क्योंकि बहुत बड़ी क्वांटिटी तो बार बार लिखना थोड़ा अनकम्फर्टेबल रहता है, तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बीटा हमने इसकी वैल्यू मान ली। तो m1 m2 ओमेगा 4 माइनस ये हमारा बीटा है। तो इस बीटा को बार बार हम उस a1 और a2 के डिनोमिनेटर में लिखें तो ईजी था हमारे लिए, कि हमने बीटा को एक मेंशन कर दिया कि हमारा ये टर्म है, क्लियर। अब देखिए हमारा एब्जॉर्बर लगाने का टारगेट क्या था कि हमारा a1 क्या हो जाए 0। जब हमारा a1 0 करना है तभी तो हम इसको एब्जॉर्बर मानेंगे। एब्जॉर्बर का रोल क्या हमारा, कि जो हमारा मशीन का एम्पलीट्यूड है x1, और x1 क्या है a1 साइन ओमेगा टी। तो a1 क्या है, हमारी मशीन की एम्पलीट्यूड है, मेन सिस्टम की एम्पलीट्यूड है। उस मेन सिस्टम के एम्पलीट्यूड को हमें 0 करना है। तो अगर हम इस a1 को 0 करके देखते हैं कि हमारे पास किस कंडीशन पे ये a1 0 हो रहा है, तो k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0। f0 इधर जाके 0 हो जाएगा, बीटा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास ये बचेगा ओमेगा इक्वल टू रूट में k2 बाय m2। ये ओमेगा की वैल्यू आई, और हम जानते हैं कि ये किसकी होती है, ओमेगा n2 की। तो अगर हमें मेन सिस्टम के एम्पलीट्यूड को 0 करना है, उसकी वाइब्रेशन को 0 करना है, तो हमें एब्जॉर्बर की स्प्रिंग और मास को ऐसे डिज़ाइन करना है कि उससे जो फ्रीक्वेंसी आए, नेचुरल फ्रीक्वेंसी है एब्जॉर्बर की, वो ओमेगा के इक्वल आए। जब ये कंडीशन अचीव हो जाती है तभी हमें a1 0 मिलता है। सो द स्प्रिंग k2 एंड मास m2 ऑफ एब्जॉर्बर सिस्टम शुड बी सेलेक्टेड इन सच ए वे दैट द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ एब्जॉर्बर इज इक्वल टू एक्साइटेशन फ्रीक्वेंसी। मतलब जब ओमेगा n2 के इक्वल हो, हमने ऐसा ही एब्जॉर्बर को सेलेक्ट करना है। और जब हम ऐसे एब्जॉर्बर को सेलेक्ट करते हैं तो जो हमारा सिस्टम m2 एंड k2 है उसको हम बोल देते हैं डायनेमिक मास एब्जॉर्बर सिस्टम। अब हमने देखना है कि जो हमारा ये डायनेमिक मास एब्जॉर्बर सिस्टम है, ये तो हमने a1 को तो 0 कर दिया। जब हम a1 को 0 कर रहे हैं तो हमारा a2 क्या आ रहा है, a2 हमारा क्या आएगा, क्लियर। इसको हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर, एम्पलीट्यूड। अब हम निकालते हैं एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की। जब हम a1 को 0 कर देना, हमने अपने वाइब्रेशन एब्जॉर्बर को डिज़ाइन कर लिया। अब जो हमारा वाइब्रेशन एब्जॉर्बर कितने एम्पलीट्यूड से वाइब्रेट कर रहा है, हम उसकी वैल्यू निकालते हैं। लेट XST, ये हमारा स्टैटिक डिफ्लेक्शन है मेन सिस्टम का, F0 बाय K1 फोर्स अपॉन स्टिफनेस, उससे हमें डिफ्लेक्शन मिल जाती है।
ओमेगा n1 हमें पता ही है रूट में k1/m1, ओमेगा n2 हमें पता ही है रूट में k2। यहाँ पर हम एक नई टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं म्यू, एंड म्यू इज़ द m2/m1। m2 क्या है? मास ऑफ एब्जॉर्बर। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि एब्जॉर्बर का मास ऊपर होगा न्यूमरेटर में और मेन सिस्टम का मास डिनोमिनेटर में होगा, नीचे होगा। तो मास ऑफ एब्जॉर्बर अपॉन मास ऑफ मेन सिस्टम, मास ऑफ मेन सिस्टम या प्राइमरी सिस्टम। क्लियर? ये होता है हमारा क्या? मास रेशो। इसको हम क्या बोल देते हैं? मास रेशो। और मास रेशो का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, हम लास्ट में इसको डिस्कस करेंगे अभी। ठीक, मास रेशो म्यू m2/m1। क्लियर? अब देखिए हमने a1 और a2 की वैल्यू अभी अपने लास्ट उसमें निकाली कि a1 और a2 क्या आया था, जो बीटा के फॉर्म में आया था। a1 क्या था हमारा? अब हम देखते हैं कि a1 की वैल्यू क्या आती है। हम सिंप्लीफाई करते हैं a1 वगैरह, मतलब कि मास रेशो की टर्म में हम इसकी वैल्यू निकालनी है। मास रेशो और फ्रीक्वेंसीज़ की टर्म में हम ये वैल्यू निकालते हैं कि सिर्फ हमारा म्यू रहे, ओमेगा रहे, ओमेगा n1 रहे, ओमेगा n2, f0, m2, k2 सब हमारा वैनिश हो जाए। क्लियर? तो हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। इस इक्वेशन को हम k1 k2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करते हैं। तो डिवाइडिंग a1 बाय k1 एंड k2, k1 k2 से इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कीजिए। तो a1 इक्वल टू k2 माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर अपॉन k2 f0 बाय k1। तो मैंने पहले ऊपर को किया, अब मैं बीटा बाय कर लेता हूँ, बीटा बाय k1 k2, बीटा बाय k1 k2। ठीक है, अब बीटा बाय k1 k2 है तो बीटा तो हमें पता है, तो हम यहाँ पे बीटा की वैल्यू पुट कर लेते हैं। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। अब k1 देखिए, फर्स्ट ऊपर देखिए, ये k2 से ये k2 कट गया, 1 बचा, 1 माइनस m2/k2 आएगा, और ये m2/k2 हमारा क्या होता है? नीचे ओमेगा n2 स्क्वायर आ जाए, तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n2 का स्क्वायर। f0/k1 क्या था? xst। f0/k1 क्या था? xst। तो xst को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, तो a1 अपॉन xst स्टैटिक डिफ्लेक्शन अपॉन, अब देखिए अगर आप इसको देखें, m1 m2 ओमेगा की पावर 4 अपॉन k1 k2, ये टर्म ऐसे आएगी, ये k1 k2 इसके नीचे कर लेंगे हम, तो ये हमारा बचेगा ओमेगा की पावर 4 अपॉन, अब ये m1 और ये k1 नीचे आ जाएगा हमारा ओमेगा n1 स्क्वायर, और ये ओमेगा n2 स्क्वायर, माइनस में इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। m1 k2 अपॉन k1 k2, k2 से k2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास बचेगा ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n1 स्क्वायर प्लस m2 k1 अपॉन k1 k2, तो k1 तो ये हमारा बचेगा ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n2 का स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई के अंदर m2 k2 अपॉन k1 k2, तो हमारे पास ये आ जाता है m2 अपॉन k1 ओमेगा स्क्वायर प्लस 1, k1 k2 को डिवाइड करने के बाद हमारे पास ये टर्म आ गई। अब देखिए, जब हम अब यहाँ पे हम थोड़ा सा अपने मास रेशियो को ऐड करते हैं, तो उसके लिए हम सपोज यहाँ क्या करते हैं, m1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए इस टर्म को m1 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दीजिए। तो मेरे पास ये आता है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n2 का स्क्वायर। ये मेरा आप देखिए, ये m2 और ये m1 हमारा क्या बन जाएगा? म्यू। m2/m1 क्या हो जाएगा? म्यू, मास रेशो। क्लियर? और ये m1 और ये k1, तो m1 और k1 ये हमारा बन जाएगा डिनोमिनेटर में ओमेगा n1 स्क्वायर। क्लियर? तो हम इसको अब सिंप्लीफाई करके लिख लेते हैं कि हमारे पास ये क्या आएगा, और हम अपना तो इसको हम टर्म को पूरा सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करने के बाद हम लिखते हैं, तो मेरे पास ये आएगा
1 प्लस म्यू ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n1 स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर अपॉन ओमेगा n2 स्क्वायर प्लस 1। तो मेरे पास ये क्या आ गया, a1 अपॉन SHT आ गया है, एक इक्वेशन आ गई ए। सिमिलरली हम लिख सकते हैं a2 अपॉन XST। अब देखिए a1 और XST में हम जब बीटा की फॉर्म में हमने इसको निकाला था वैल्यू, तो हमारे पास क्या आई थी, ये टर्म और ये टर्म। क्लियर। a1 और a2 में क्या डिफरेंस है, सिर्फ ऊपर न्यूमरेटर में कि यहाँ पर हमारी a1 में एक्स्ट्रा टर्म आती है माइनस m2 ओमेगा स्क्वायर और इसमें नहीं आती है, ठीक है, बाकी ऊपर की टर्म सेम है। अब इसका इफेक्ट हम देखते हैं कि यहाँ पे क्या आता है। देखिए तो ये वाली टर्म हमारी जो माइनस में थी वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी। अगर a2 लिखना है तो a2 में लिखने के लिए ये जो हमारा ओमेगा स्क्वायर और ओमेगा n2 स्क्वायर है a1 में है, ये यहाँ से हट जाएगा और इसलिए बचेगा क्या, 1। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं 1। बाकी न्यूमरेटर तो बीटा सबके दो, उस a1 के लिए भी था, a2 के लिए था, तो ये न्यूमरेटर वाली टर्म जो मेरी सेम आ जाती है, सेम एज 4। अब मेरे पास ये a2 आ गई। देखो हमने डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर के लिए डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर की कंडीशन क्या है कि ओमेगा हमारा ओमेगा n2 के इक्वल होना चाहिए, ओमेगा मेरा ओमेगा n2 के इक्वल होना चाहिए। तो मिस ठीक है, अब इस वाले टर्म, इस इक्वेशन में मैं ओमेगा को ओमेगा n2 के इक्वल कर देता हूँ। तो मेरे पास a2 अपॉन XST इक्वल टू 1 अपॉन, यहाँ पे कर दीजिए ओमेगा ओमेगा n2, तो मेरे पास ये आ जाएगा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा n2, ओमेगा टू 1 अपॉन ओमेगा n1 स्क्वायर माइनस में 1 प्लस म्यू ओमेगा n2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा n1 स्क्वायर माइनस ओमेगा ओमेगा n2 है तो माइनस 1 प्लस 1। क्लियर। अब हम इसको आगे सोल्व करते तो हमारे पास ये आ जाता है 1 अपॉन ओमेगा n2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा n1 स्क्वायर माइनस में 1 प्लस म्यू ओमेगा n2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा n1 स्क्वायर माइनस 1, और यहाँ पे प्लस 1 पहले से ही है। तो ये तो हमारा क्या आ जाता है, यहाँ से ये कैंसिल हो जाता है 0। और अगर आप देखें तो इसको हम जब ओपन करेंगे तो ओमेगा n2 स्क्वायर ओमेगा ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास सिर्फ क्या बचेगा, ये a2 इक्वल टू XST अपॉन माइनस म्यू ओमेगा n2 स्क्वायर अपॉन ओमेगा n1 स्क्वायर। क्लियर। तो a2 इक्वल टू SHT कितना है, F0 बाई K1, F0 बाई K1। क्लियर। तो यहाँ पे मेरे पास है माइनस म्यू ओमेगा n2 कितना होगा, K2 अपॉन M2, ओमेगा n1 कितना होगा, K1 अपॉन M1, तो M1 ऊपर हो जाएगा अपॉन K1। ये K1 से K1 कैंसिल हो गया और ये बचा मेरे पास F0 अपॉन माइनस में M2 बाई M1, K2 अपॉन M2 M1। इस M1 से ये M1 भी कैंसिल हो गया, M2 से M2 भी कैंसिल हो गया। तो मेरे पास ये आया A2 इक्वल टू माइनस में F0 अपॉन K2। क्लियर। तो ये हमें क्या शो कर रहा है कि F0 इक्वल टू माइनस में A2 K2। क्लियर। ये मेरे पास आया है कि F0 A2 K2 आया। ठीक। अब इसका मीन्स क्या है, इसका मीन्स क्या है, अब देखिए हमने क्या माना था कि जब हमारा अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन होगा, हमने माना कि ओमेगा इक्वल टू ओमेगा n2 है। और जब मैं इसको जो a1 का मेरे पास इक्वेशन आई थी, कौन सी इक्वेशन, ये जो हमने ऊपर a1 का एक वैल्यू ड्राइव की थी, ये इक्वेशन a,
इस ए इक्वेशन में अगर हम देखें ओमेगा N2 के इक्वल पुट कर दें यहाँ पे, ओमेगा इक्वल टू ओमेगा N2, ऊपर की टर्म ही जीरो हो जाती है। जब ये टर्म जीरो हो जाती है इट मीन्स A1 जीरो हो जाता है। तो जब ओमेगा N2 के इक्वल होता है तो A1 क्या आ जाता है, जीरो। तो A1 क्या आ जाता है हमारा, जीरो। अब जब मेरा ये A1 जीरो हो गया मीन्स कि जब मेरा मेन सिस्टम की वाइब्रेशन जीरो हो गई तो उस फोर्स को क्या चीज़ बैलेंस कर रहा है, जो अप्लाइड फोर्स है F0, उस अप्लाइड फोर्स को ये एब्जॉर्वर बैलेंस कर रहा है F0 इक्वल टू माइनस A2 K2। स्टिफनेस इनटू डिफ्लेक्शन एक फोर्स के इक्वल होता है और वो फोर्स क्या है, इस F0 को बैलेंस कर रही है। क्लियर। तो एब्जॉर्वर हमारा उस अप्लाइड फोर्स को बैलेंस करके मेन सिस्टम की वाइब्रेशन को जीरो कर देता है। और जब हमारा ओमेगा इक्वल टू ओमेगा N2 हो जाता है तो हमारा मेन सिस्टम की वाइब्रेशन जीरो हो जाती है, तो उसको हम बोल देते हैं अनडैम्प्ड डायनेमिक वाइब्रेशन एब्जॉर्बर। क्लियर। तो यहाँ से हमारे पास क्या एक पॉइंट आया, दैट जो हमारा K2 A2 है वो हमारा किसका है, एब्जॉर्बर की स्प्रिंग फोर्स है। और वो जो हमारे एब्जॉर्बर की स्प्रिंग फोर्स है जब हमारा कब आएगा, जब हमारा A1 इक्वल टू जीरो होगा। तो जब हमारा मेन सिस्टम स्टेशनरी होगा तो जो एब्जॉर्बर की स्प्रिंग फोर्स है वो इस एक्साइटिंग फोर्स F0 को बैलेंस कर देगी। क्लियर। और नेगेटिव साइन जो हमारा आया है A2 इक्वल टू माइनस में, ये F0 इक्वल टू माइनस में A2 K2 आया है, इसका जो नेगेटिव साइन है वो साइन इंडिकेट